हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम थोड़ा सा लेट हो गया है लेक्चर, सॉरी फॉर द सेम। आज हम देखेंगे चोला डायनेस्टी के बारे में, चोला एम्पायर के बारे में, चैप्टर 3 सतीश चंद्रा, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है। स्टार्ट हम कर रहे हैं तो अच्छे से उसको ख़त्म भी करेंगे। इसकी स्टोरी जानो आज साउथ इंडिया की। आपने नदर्न इंडिया के बारे में ऑलरेडी पढ़ा, 3 एम्पायर्स के बारे में भी आपने देखा, राष्ट्रकूटा, पालाज, प्रतिहारास के बारे में भी आपने देखा। आज हम चोला एम्पायर के बारे में स्टडी करेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसकी जो कल्चरल लाइफ है ना, वो बड़ी अच्छी है, बड़ी ऑसम है। तो आपको समझ आएगा तो वो अच्छा लगेगा। तो 900 BC से लेकर आपका या 900 कॉमन एरा से लेकर 1200 कॉमन एरा तक इनका एक फेज था, चोला एम्पायर को डेडिकेटेड है। देखो, बहुत ही ना पावरफुल किंगडम था। इफ़ यू टॉक अबाउट देयर पावर तो बहुत है। देखो, आप देखो इस डायग्राम के थ्रू ये आपको समझ आएगा कि जो इसके ट्रेड रूट्स थे और चोला का जिस तरह से इन्फ्लुएंस था, वो वाकई में आपका तारीफ़ के काबिल था। देखो, इसके अंदर आप वेस्टर्न चालुक्याज हैं, आपका देखो किस तरह से इनके ट्रेड रूट्स चलते आ रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ आएगा कि यहाँ पर कैसे इनके ट्रेड रूट्स हैं, कैसे चोला एम्पायर है। डायग्राम्स में सारा कुछ आपका बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका इन्फ्लुएंस देखो आप कहाँ तक है ना। दैट इज़ इम्पॉर्टेंस कि ये इतना ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस रहा है। तो आज हम देखो इसके बारे में समझते हैं, इसकी कहानी समझो। पावरफुल किंगडम राइज हुए साउथ इंडिया में 6th और 8th सेंचुरी के बीच में, बड़े सारे राइज हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें जो नाम बहुत जिसके प्रख्यात हैं वो है पालवाज हैं, पांड्याज हैं, जिन्होंने मॉडर्न तमिलनाडु में काफ़ी डोमिनेट किया। चेराज आए तो वो आपके मॉडर्न केरला की तरफ आए। चालुक्याज आए तो वो थोड़ा महाराष्ट्र वाले एरिया में आ गए, डेक्कन की तरफ आ गए। डायग्राम में भी अभी आपको मैप में भी पता चल जाएगा। फिर क्या हुआ कि चालुक्यन किंग में पुलकेशन सेकंड थे, जिन्होंने हर्षा को डिफीट किया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ध्यान से सुनना यहाँ पर सारी बातें। यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो जी, इन्होंने क्या किया, पुलकेशन सेकंड थे जिन्होंने आपके हर्षा को हराया। ठीक है, ही डिफीटेड द हर्षा, नॉट अलाउड हिम टू बेसिकली एक्सपेंड हिज किंगडम। डेक्कन की तरफ इन्होंने एक्सपेंशन भी इसको रोक दिया। अब सम ऑफ दीज किंगडम जैसे पालवाज हैं, पांड्याज हैं, इनके पास ना एक बड़ी अच्छी खासियत थी, स्ट्रॉन्ग नेवीज थी इनके पास। बहुत अच्छा कल्चरल रोल था, बड़ा अच्छा इकोनॉमिक रोल था, रिलीजियस रोल बड़ा अच्छा था। इनके ना ट्रेड रूट साउथ ईस्ट एशिया के साथ, चाइना के साथ बड़े अच्छे थे। तो देयर नेवीज़ की वजह से ना ये आराम से इन्वेड भी कर लेते थे, और कुछ इन्होंने पार्ट्स जो श्रीलंका के थे वो इन्वेड भी किए कुछ समय के लिए, और वहाँ पर रूल भी करा। ठीक है, इनका ये सारी कहानी चल रही है, साउथ इंडिया का पार्ट है। अब चोला एम्पायर राइज होता है 9th सेंचुरी में। फिर वो अंडर इट्स कंट्रोल में अपना एक लार्ज पार्ट ऑफ जो पेनिनसुला वाला पार्ट है वो उसको कंट्रोल करता है। चोलास ने भी क्या किया, पावरफुल नेवी डेवलप करी, कनखर किया श्रीलंका को, मालदीव्स को, और इसका पूरा इम्पैक्ट उनको लगा वाकई, मतलब चाह रहा, देखो चोलास का जो इन्फ्लुएंस है ना बहुत साउथ ईस्ट एशिया में बड़ा पड़ गया। तो चोला अपने ना क्लाइमेक्स पे था साउथ इंडियन हिस्ट्री में। अगर आप चोलास के बारे में पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छे तरह से इन्होंने डील किया था। अब समझने वाली बात यह है कि चोला राइज कैसे होता है, चोला एम्पायर राइज कैसे होता है। तो ये उसके फाउंडर की आप देखो, ये कैसे, विजयालय चोलन जी हैं, ये इनकी फोटोग्राफ है। रिवाइवल इन्होंने पूरा चोला डायनेस्टी को इन्होंने ही रिवाइव बेसिकली करा था गाइस। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या हुआ भाई, इन्होंने फाउंडर थे विजयालय, आपको नाम याद रखना है। इन्होंने बेसिकली ही वाज एट द फर्स्ट फ्यूडेटरी ऑफ द पल्लवास की फ्यूडेटरी होते थे। साथ ही साथ इन्होंने पांड्यास की पावर को वीक कर दिया। देखो इनका पार देखना आप। इसकी वजह से क्या हुआ, पूरा जो तमिल कंट्री थी, इनके साउदर्न वाला पार्ट था, वो सारा चोला के पास आ गया। अब चोलास को दिक्कत कहाँ से आ रही थी, राष्ट्रकूटास से, बिकॉज दे डिफेंड देयर पोजीशन अगेंस्ट द राष्ट्रकूटा। तो अगर आपने चैप्टर देखा हो, कृष्णा थर्ड ने डिफीट किया था चोला किंग को, और पूरा नदर्न पार्ट ऑफ द चोला एम्पायर को उन्होंने एनेक्स कर लिया था, राष्ट्रकूटास के बेसिकली। एंड दिस वाज बेसिकली, आगे आप चल के देखोगे कि सीरियस सेटबैक चोलास के लिए यहाँ पर लगा उनको, राष्ट्रकूटा कृष्णा थर्ड से। बट दे रैपिडली रिकवर्ड। जैसे ही कृष्णा थर्ड की डेथ होती है 965 में, राष्ट्रकूटास का डाउनफॉल शुरू हो गया। तो इनकी किस्मत अच्छी थी, देखो यहाँ पर इनका आराम से ये सेटल होंगे अपनी। अब एक एज आएगी राजा राजा और राजेंद्र वन की। ग्रेटेस्ट रूलर थे, चोला रूलर्स में ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं राजा राजा और उनके बेटे राजेंद्र वन। राजा राजा जी ने क्या करा, इन्होंने चेरा की नेवी को डिस्ट्रॉय करा, कहाँ से, त्रिवेंद्रम से, और अटैक कर दिया क्विलन पर। फिर उन्होंने मदुरई की तरफ अपने कदम बढ़ाए, और वहाँ पे पांड्यन किंग्स थे, कनखर करा मदुरई किंग को, और पांड्यन किंग्स को कैप्चर कर लिया।
फिर ये इन्वेड करने गए श्रीलंका में, इन्होंने नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका के एम्पायर में अपना कब्जा कर लिया। फिर धीरे धीरे इनका मोटिवेशन बढ़ा, डिज़ायर्स बढ़ी कि भाई ट्रेड को साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी बढ़ाओ, तो कंट्रोल उसमें वो भी आ जाएगा। कोरामंडल कोस्ट में, मालाबार में भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे ये इंडिया में, यहीं से साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड होता था। अब क्योंकि नेवल में बहुत अच्छे थे, मालदीव ऑलरेडी कॉन्क्वेस्ट हो चुका था, तो राजा ने क्या करा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो गंगा किंगडम का था कर्नाटका में, और इन्होंने ये सारा का सारा एनेक्स कर लिया। अब राजेंद्र वन ने अपॉइंट किया अपना हेयर, अपने हिज फादर्स लाइफ टाइम उन्होंने अपॉइंट कर लिया था, हैड बिन अपॉइंटेड, मतलब उन्होंने जो आपके राजा थे उन्होंने राजेंद्र जी को अपने जीते जी अपॉइंट कर लिया। और कंसिडरेबल एक्सपीरियंस था इनके पास भी एडमिनिस्ट्रेशन का, वॉरफेयर का, बिफोर एक्सेशन थ्रोन लेने से पहले इनको ये सारा चीज़ें पता थी। तो इन्होंने बिल्कुल अपनी पिता जैसे इनकी एनेक्सेशनिस्ट पॉलिसी होती थी, इन्होंने भी एनेक्सेशनिस्ट जो आपकी पॉलिसी है उसी को किया, मतलब एनेक्स करो, इस पर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था। लेट्स चेंज द कलर, ठीक है, एनेक्सिस पॉलिसी को इन्होंने आगे फॉरवर्ड किया अपने पिताजी की तरह ही। अब कॉन्क्वेस्ट जब श्रीलंका का हुआ वो ऑल्सो कम्प्लीटेड, क्योंकि क्राउन आ गया, रॉयल सब कुछ आने लग गया। अब राजेंद्र वन और राजा जो थे ना, इन्होंने काफ़ी विक्ट्री जीती। मतलब इन्होंने क्या करा, रिलीजियसली बड़ा इनका दिमाग चलता था। देखो इन्होंने क्या करा, टेम्पल्स बनाने शुरू कर दिए, शिवा टेम्पल, विष्णु टेम्पल, वेरियस प्लेसेस में। तो मोस्ट फेमस जो उन्होंने बनवाया है वो है बृहदेश्वरा टेम्पल, याद रखना वो कहाँ पर है, तंजौर में है। कंप्लीट हुआ 1010 में कंप्लीट हो गया था। चोला रूलर्स ने क्या प्रैक्टिस करते थे, इंस्क्रिप्शंस की हैबिट थी इनके पास, वॉल्स के टेम्पल्स पे भी लिखवाया करते थे ताकि हिस्टोरिकल नैरेटिव रहे विक्ट्रीज का इनकी, वहाँ पे लिखवाते थे। अब वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल जो आपका एक्सप्लॉइट हुआ वो राजेंद्र वन के टाइम पर हुआ, जब इन्होंने कलिंगा क्रॉस और बंगाल वगैरह एरिया पे मार्च करने गई। वहाँ पे चोला की आर्मी गई, इन्होंने रिवर गंगा को क्रॉस किया और 2 लोकल किंग्स को डिफीट कर दिया। अब इस एक्सपीडिशन से क्या हुआ, चोला जो आपके जनरल थे वो आपके 1022 में, और इन्होंने फॉलो करते हुए अल्टीमेटली आए। अब देखो एक बार ना ये मैप आप चेक कर लो, देखो ये सारा का सारा टर्न करो और वीडियो में देखो आप, ये सारा का सारा कहाँ वहाँ पे इनका किंगडम इन्होंने कैसे कैसे बता रखा था। अब क्या हुआ, इन्होंने फिर अपने ग्रेट कनखर करा, समुद्रगुप्ता भी फॉलो करा था इसी रूट से ही वो रिवर्स करा उन्होंने। तो इस ओकेजन को कॉमेमोरेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट कनखर थे, समुद्रगुप्ता हैड फॉलोड, तो राजेंद्र वन ने एज्यूम करा अपना एक टाइटल जिसका नाम रखा गया गंगई कोंडा चोला। तो याद रखना कि टाइटल किन को मिला था, तो चोला हु कनकर्ड द गंगा, बेसिकली गंगई कोंडा चोला उसको कहा जाता है। फिर उन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई, कहाँ पर, कावेरी के माउथ में, जिसको कहा जाता है गंगई कोंडा चोलापुरम, सिटी ऑफ चोला हु कनकर्ड दी गंगा। ठीक है, अब रिमार्केबल एक्सप्लॉइट था इन द टाइम ऑफ राजेंद्र वन, इन्होंने नेवल एक्सपीडिशंस करे अगेंस्ट द रिवाइव श्री विजय एम्पायर। अब श्री विजय एम्पायर ने रिवाइव हुआ था ये आपका ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी में। अब इन्होंने क्या करा, अपने आप को एक्सटेंड कर लिया मलाय पेनिनसुला में, सुमात्रा में, जावा में, निब्रिंग आपके जितने भी आइलैंड्स थे, कुछ इन्होंने ट्रेड कंट्रोल कर रखा था चाइना से भी। तो जो यहाँ पे रूलर थे ना शैलेंद्र डायनेस्टी के, श्री विजय किंगडम पर बुद्धिस्ट थे वो, और इनका बहुत अच्छा रिलेशन था चोलास के साथ। अब शैलेंद्र रूलर ने क्या करा, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई नागापट्टनम में, और ऐसा बताया जाता है एट इज इंस्टेंस राजेंद्र वन हैड डाउट अ विलेज फॉर इट्स अपकीप, गए थे वहाँ पर। तो कॉज ऑफ द ब्रीच बिटवीन द टू अपेरेंटली वाज द चोला ईगरनेस टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, उनको हटाना था, एक्सपेंड करना था ट्रेड अपना चाइना के साथ। तो एक्सपीडिशंस में बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्क्वेस्ट हो गया कदारम में और केदा में, एंड नंबर ऑफ अदर प्लेसेस जो मनाय पेनिनसुला के थे, सुमात्रा के। तो चोला जो नेवी है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है अपने इस एरिया में, और फॉर सम टाइम आप यकीन मानो बे ऑफ बंगाल चोला लेक में कन्वर्ट हो गया था, इतनी हालत वो हो गई थी। तो आप समझ सकते हो द लेवल ऑफ नेवल एक्सपीडेंसी किस कदर था। अब चोला के जो रूलर्स थे ना, उन्होंने नंबर ऑफ एम्बेसीज को भी चाइना में भेजा था, पार्शली बहुत डिप्लोमेटिक थे, पार्शली कमर्शियल भी थे। तो चोला की एम्बेसीज थी वो चाइना में गई, और चोला की जो एम्बेसी 17 मर्चेंट्स गए थे, पहुँचे वहाँ पर। फिर अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ अकाउंट वहाँ माना जाता है कि वहाँ पर 81,800 स्ट्रिंग्स ऑफ कॉपर कैश मिला, बहुत सारे लाख ऑफ रुपीज़ मिले इनको वहाँ पर, है ना, ये सब वहाँ पे देखने को मिलता था। फिर कंप्राइजिंग ग्रास फेयर, कैंपर, ये सब देखने को मिला। ट्राइब्यूट वॉज अ वर्ड यूज चाइनीज़ के थ्रू वहाँ पे लिखा जाता है। तो चोला के रूलर थे, आप देखो वे ना कॉन्स्टेंटली लड़ते रहे चालुक्यंस के साथ, जिन्होंने सक्सीड किया था राष्ट्रकूटा को। फिर इनको बोला जाता था लेटर चालुक्यास, इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी कलवानी। तो चोलास थे, लेटर चालुक्यास थे, उनके बीच में क्लैश हुआ, किसको लेके, वेंगी को लेकर। तुंगभद्रा दोआब पे था, रिसोर्स वाला मैटर था, जहाँ रिसोर्स आएगा वहाँ दो लोग लड़ेंगे। तो गंगा रूल कंट्री इन द नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका, तो नाइदर साइड वॉज एबल टू गेन डिसाइसिव विक्ट्री, किसी की भी नहीं हो पाई थी, ना ही चालुक्यास की, लेटर चालुक्यास की, या ही चोला रूलर्स की।
वैसा अपेयर होता है कि वॉर्स वॉज बिकमिंग बहुत हार्शर हो गई थी इस टाइम पे। चोला रूलर्स ने बेसिकली प्लंडर भी किया चालुक्यन सिटीज़ को, कलवानी को, बहुत ज़्यादा लोगों को मैसेकर हुआ, बहुत ब्राह्मण चिल्ड्रन मर गए। फिर उन्होंने सिमिलर पॉलिसी पांड्या कंट्री में भी उठाई, वहाँ पर भी मिलिट्री कॉलोनी सेटल करनी शुरू कर दी। वहाँ पर भी दे डिस्ट्रॉय अरुंधपुरम, तो एंशिएंट कैपिटल थी श्रीलंका की रूलर्स की। तो ट्रीट करते थे किंग्स को बहुत गंदे से, रानियों को बहुत गंदे से रखते थे ये। तो ये सब चीज़ें इनकी देखो खराब भी आई। चोला ट्राई टू सेटअप साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उन्होंने करा एक रिमार्केबल एडमिनिस्ट्रेशन था। इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत इंकरेज करते थे, इसका एक अच्छा फ़ायदा था। तो चोला एम्पायर ने ना फ्लरिश करते रहे, 12th सेंचुरी तक बड़ा फ्लरिश किया इन्होंने। फिर आपका डिक्लाइन कब हुआ? जब आपका 13th सेंचुरी जब शुरू हुआ था ना, तभी डिक्लाइन करने लग गए थे, क्योंकि जो चालुक्यन लेटर रूलर्स थे ना महाराष्ट्र में, उन्होंने बेसिकली उनका भी एंड हो गया था 12th सेंचुरी में। तो चोला की जो जगहें थी ना, वो अल्टीमेटली वॉज टेकन बाय पांड्याज या होयसालाज इन साउथ में ले ली थी। लेटर चालुक्यास को रिप्लेस कर दिया था यादवाज ने, काकातियाज ने। तो जितने भी स्टेट्स हैं इन्होंने पैट्रोनेज दिया आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर का। अनफॉर्चुनेटली देखो वीकेंड क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइट करते थे, टाउन्स को सेकेंड किया इन्होंने, नॉट इवन स्पेयरिंग द टेम्पल्स को नहीं छोड़ा। तो अल्टीमेटली दे वर डिस्ट्रॉयड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली ने इनको मार दिया, बिगनिंग ऑफ 14th सेंचुरी में ख़त्म कर दिया सारा किस्सा ही। अब समझो चोला की गवर्नमेंट में हमने बात की कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा इनका पीरियड होता था। अब किंग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था चोला एडमिनिस्ट्रेशन में, सारी अथॉरिटी उसके हाथ में होती थी। इसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए हुए थे जो इसको एडवाइस देने का काम करते थे। चोला का जो किंग होता था वो अपना टूर्स में जाता था एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए। लार्ज आर्मी उनके पास थी, एलिफेंट्स थे, कैवलरी थी, इन्फेंट्री थी। मतलब इस आर्मी के 3 लिम्स होते थे, एलिफेंट्री, कैवलरी और एलिफेंट्स, कैवलरी एंड इन्फेंट्री। इन्फेंट्री में आर्म विद स्पीयर्स रखे हुए होते थे। किंग्स के पास बॉडीगार्ड्स होते थे। एक यहाँ पर ना वेनेशियन का ट्रेवलर आया था, मार्को पोलो, इनको भी देख लो, इनके भी दर्शन कर लो आप। तो ये बेसिकली मार्को पोलो थे। तो ये आपके वेनेशियन आपके ये थे, वहाँ के ट्रैवलर थे। तो ये यहाँ पर इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बताएंगे, इसके बारे में हम समझते हैं। अब इन्होंने बताया कि ना इन्होंने 13th सेंचुरी में केरला को विजिट करा था, जहाँ से पता चलता है कि जितने भी सोल्जर्स थे ना, बॉडीगार्ड्स थे, वहाँ पे मारे गए थे, बर्न देमसेल्फ, वो गिर गए बिल्कुल। फ्यूनरल पायर ऑफ मोनार्क जब उनका मरा ना, तो वो भी उसी समाधि में मतलब मर गए फ्यूनरल पायर पे उनके। जब वो डाइड हुए तो स्टेटमेंट विच में भी एग्जैजरेट करके हालांकि हो सकता है लिखा गया हो, बट पता नहीं, मतलब उस टाइम पे इतना बता रखा कि भैया जैसे राजा गया तो वो भी उसी पायर में जला दिए गए। तो चोलास के पास आर्मी बड़ी अच्छी थी, सॉरी नेवी बहुत अच्छी थी, स्ट्रांग थी। इसी वजह से इन्होंने मालाबार, कोरामंडल कोस्ट में बहुत अच्छा इन्होंने कर रखा था। डैट बे ऑफ बंगाल मैं कहता ना, कोई चोला लेक के नाम से जाना जाता, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को। उसके बाद देखो चोला में ना यहाँ पर स्टेट में जो था एरिया ऑफ सेंट्रल कंट्रोल, और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा करा। ठीक है, हिली पीपल, ट्राइबल पीपल को भी डिस्पर्स करके चलते थे। ये बेसिक यूनिट उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की बनाई, इसको नडू कहते थे। इसका मतलब है नंबर ऑफ विलेजेस। फ्रेश लैंड्स को इंक्रीज़ करने का काम करा। इरिगेशन बहुत अच्छा सिस्टम इनके पास था। जितने भी कन्वर्ट किए इन्होंने हिल और ट्राइबल पीपल को एग्रीकल्चरिस्ट बनाया। ब्राह्मण्स को ये ग्रांट दिया करते थे। टेम्पल्स बढ़ाए इन्होंने, एक्सपेंड किया कल्टीवेशन को। तो चोला किंगडम्स में जो नाडूस थे वो धीरे धीरे वलंडास बनने लग गए। चोला स्टेट डिवाइड हुआ 4 मंडलम्स में। समटाइम जो प्रिंसेस होते थे रॉयल फैमिली के, उनको अपॉइंट किया जाता था गवर्नर्स के फॉर्म में। चोला रूलर्स ने एक आपका रॉयल रोड भी बनाई थी, जो ट्रेड के लिए बहुत यूज़ होती थी और फॉर द मूवमेंट ऑफ आर्मी के लिए बहुत यूज़ होती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छा फ्लरिश किया चोला एम्पायर में। मतलब इतना ज़बरदस्त था कि जावा सुमात्रा के लोग वहाँ पे फ़ैन होते थे, इतना ज़बरदस्त ट्रेड था। तो चोला ने ना अल्टीमेटली देखो अटेंशन भी दी इरिगेशन पे भी। रिवर कावेरी इनके पास एक बहुत अच्छा सोर्स था। बड़े सारे टैंक्स बनाए इन्होंने। चोला रूलर्स ने इलैबोरेट सर्वे किया यहाँ पे जाकर, अल्टीमेटली लैंड रेवेन्यू कैसे निकालना है वो भी करा। अब लैंड टैक्स के अलावा चोला रूलर्स को पता है इनकम कहाँ से आती थी? टोल ऑन ट्रेड के थ्रू, टैक्सेस के, प्रोफेशंस का जो टैक्सेस होता था वहाँ से लेते थे। प्लंडर भी करते थे नेबरिंग टेरिटरीज को, तो वहाँ से मतलब चोला के रूलर बड़े वेल्दी होते थे। अच्छे खासे इनके टाउन्स वगैरह, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे टेम्पल्स वगैरह, मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए थे। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो विलेजेस की थी राष्ट्रकूटा के जो एम्पायर्स में थी, वी नो मोर अबाउट विलेज गवर्नमेंट इन चोला एम्पायर। नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन से वहाँ से पता चलता है। 2 तरह की असेंबलीज रखते थे, उरन सभा या महासभा बोलो। उर क्या था? जनरल असेंबली थी विलेज की। पेपर में आ रखा है क्वेश्चन, उर क्या है? तो याद रखना जनरल असेंबली ऑफ द चोला एम्पायर विलेजेस की होती थी। नंबर ऑफ वर्किंग मंड, आपके ये सारे महासभाज होती थी। गैदरिंग होती थी एडल्टमेंट ब्राह्मण विलेज में, इसको अग्रहास कहते थे। विलेजेस में आपके बहुत सारे ब्राह्मण सेटलमेंट भी होती थी, वो लैंड फ्री वहाँ पे रहते थे क्योंकि ब्राह्मण है। तो दे विलेज एंजॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनॉमी इनके पास होती थी। सारे के सारे जो अफेयर्स होते थे विलेज के वो मैनेज करता था, एग्जीक्यूटिव कमेटी करता था, वो एजुकेटेड बंदा होता था। तो महासभा बेसिकली ना क्या करती थी? डिस्ट्रीब्यूट करती थी नए नए लैंड, ओनरशिप देना, राइट्स देना, ये सारा काम करती थी। तो सेल्फ गवर्नमेंट ने यहाँ पर चोला विलेजेस ने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत अच्छा फाइन सिस्टम था।
टू सम एक्सटेंट द सिस्टम वर्क इन अदर विलेजेस एज वेल, लेकिन जैसे जैसे फ्यूडलिज्म आया तो फिर आपने देखा ही है वो कितना ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन चोला एम्पायर की उस टाइम पे बहुत अच्छा होता था, सिस्टम बहुत अच्छा था। कल्चरल लाइफ में जाओगे तो देखो आपको कल्चरल लाइफ, मैंने आपको शुरुआत में बताया इनकी बहुत अच्छी थी कल्चरल लाइफ। क्या क्या इन्होंने चोला रूलर्स ने किया है मैं आपको बता दूँ। इस डायग्राम में बड़े सारे मैंने आर्किटेक्ट्स वगैरह सब दिखाए हैं। क्लाइमेक्स था भक्ति मूवमेंट का, बहुत ग्रोथ हुई, टेम्पल्स बहुत बढ़ गए, रूलर्स ने कैपिटल्स बनाए, चोला ने बनाए, जैसे तंजौर को बना लिया, गंगई कोंडे चोलापुरम को बना लिया, कांची को बना लिया, बड़े सारे लार्ज हाउस होल्ड, लार्ज पैलेसेस, बैंकेट हॉल्स, बड़े बढ़िया बढ़िया गार्डन्स, टेरेसेस होती थी, 5 स्टोरीड हाउसेज होते थे, 7 स्टोरीड। अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ द पैलेस ऑफ द पीरियड हैज सर्वाइव, अब तक कर नहीं रहा, मतलब ज़रूर आपको मैं बताती ही यहाँ पर ज़रूर घूम कर आओ आप। तो कोई पैलेस है नहीं उस टाइम में समय का। तो चोला का कैपिटल जो था ना बहुत स्मॉल सा विलेज था नियर तंजौर, लेकिन डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा है वहाँ दे रखा है ना कि मैग्निफिसेंट आपके पैलेसेस रूलर्स के होते थे, मिनिस्टर्स के घर बहुत बड़े बड़े होते थे। टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ में यहीं पे इसी टाइम पे चोला के टाइम पर ही जो टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ का है वो अपने क्लाइमेक्स पर आ गया था। तो यहाँ के जो आर्किटेक्चर वगैरह बनाए जाते थे वो द्रविड़ा फॉर्म में बनाए जाते थे, क्योंकि लार्जली साउथ इंडिया में वैसे ही देखने को मिले हैं। अब वो कैसे होते थे ना, मैं आपको ना एक काम करते हैं, मैं आपको एक डायग्राम से बता देती हूँ कैसे होते थे वो टेम्पल्स। पहले ना आप ये डायग्राम देख लो फिर हम समझ लेते हैं। वो दिस इज अ द्रविड़ा स्टाइल बेसिकली। यहाँ पर गोपुरम का फोटो देख लो कैसे होता था, मंडपम कैसा है, शिखारा, विमाना, गर्भगृह। बना के भी आ जाना पेपर में, अगर कुछ नहीं याद आ रहा चलो जी डायग्राम बना दिया। आई एम टेलिंग यू दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर पेपर्स। तो ये है एक स्टाइल है देखो द्रविड़ा टेम्पल्स का। अब इसके बारे में समझ लो, गोपुरम्स वगैरह देख लिया पहले आपने, अच्छे से देख लो इसको, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे कवर करना है। लाइक इसको मैं ना छोटा कर दूँ ज़रा। अब इसके बारे में देखो समझ लो आप कि ये कैसे कैसे ना लाइक ये होता था। देखो यहाँ पे ना विमाना होता था, मेन फीचर स्टाइल का मैनी स्टोरीज होती थी। देखा ये आपने बड़ी सारी स्टोरीज है। इसको गर्भगृह के ऊपर इनर मोस्ट चैम्बर जिसको कहते थे, जहाँ पे चीफ डिटी बैठती थी उसको गर्भगृह कहते थे। ठीक है, इनर मोस्ट चैम्बर था जहाँ पे चीफ डिटी रिसाइड करेगी, उसको गर्भगृह कहते हैं। नंबर ऑफ स्टोरीज हैं 5 to 7 है। टिपिकल स्टाइल है विमाना की तरह। ठीक है, पिलर्ड हॉल है जिसको मंडप कहते हैं, कार्व्ड पिलर्स होते थे, फ्लैट रूफ होती थी। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द सेंक्टम ऑडियंस हॉल में बैठती थी ऐसा लगता है वहाँ पर। देवदासीज वहाँ पर डांस करती थी, सर्विस करती थी गॉड्स के लिए। पैसेज एक था, सेंक्टम बना हुआ था, वहाँ पर डिवोटीज को गो राउंड एंड ऐसा कुछ कर सकते थे। इमेजेस ऑफ मैनी अदर गॉड्स भी पैसेज में रख डाली जाती थी। इंटायर स्ट्रक्चर इंक्लोज होता था कोर्टयार्ड में हाई वॉल्स के थ्रू, और उसको हम गोपुरम्स कहते थे। कोर्स ऑफ टाइम विमानास को और बढ़ाते गए, नंबर ऑफ कोर्टयार्ड्स वगैरह बढ़ गए, गोपुरम्स और इलेबोरेट हो गया। टेम्पल एक मिनिएचर सिटी और पैलेस की तरह लगने लगा, लिविंग रूम होने लगा प्रीस्ट के लिए ना, बड़े सारे और लोगों के लिए भी। टेम्पल जनरली रेवेन्यू फ्री ग्रांट इनको लैंड की मिलती थी, कई सारा ग्रांट रिच डोनेशन वेल्दी मर्चेंट इनको देते थे। कई ऐसे टेम्पल्स जो बहुत रिच थे दैट दे एंटर्ड बिजनेस, लैंड मनी ये सब भी करने लग गए थे। बहुत सारा जो पैसा था वो इन सब चीज़ों के लिए भी लगाया था, इरीगेशन पर्पज़ के लिए ही। अर्ली एग्जाम्पल जो आपको द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल का मिलता है ना, कैलाशनाथ टेम्पल है, 8th सेंचुरी में बनाया गया था कांचीपुरम में। कांचीपुरम की साड़ियाँ होती है ना, वहीं पे टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल। बहुत अच्छा द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल है। और हावर जो आपका बृहदेश्वर टेम्पल था तंजौर का, वो भी राजा राजा वन ने बनाया था। दिस इज कॉल्ड राजा राजा टेम्पल, क्योंकि चोला रूलर वॉज इन हैबिट ऑफ इंस्टॉलिंग इमेज ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन द कोर्टयार्ड ऑफ द टेम्पल, दैट इज वाई। तो दो आपको मैंने बातें बता दी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अंदर फॉर एग्जाम्पल भी है, गंगई कोंडे चोलापुरम में भी वहाँ पे बनाया था इन्होंने भी। तो अब चोला जैसे कि नहीं कहीं पैर गिर गया तो टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी कंटिन्यू, चालुक्यंस ने भी करा, होयसालाज ने भी बनाया। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट थे धरवार, होयसाला कैपिटल था बेसिकली, हेल्बिड, नंबर ऑफ टेम्पल्स यहाँ पे उन्होंने बनाए बेसिकली थे। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट हाउस होयसाला वेरा टेम्पल था, बेस्ट एग्जाम्पल है चालुक्यन स्टाइल टेम्पल का। तो अपार्ट फ्रॉम द इमेजेस ऑफ गॉड एंड देयर अटेंडेंट, जो मैन एंड वुमेन होती थी ना, यक्षा यक्षिणी बोलते हैं, टेम्पल में वो भी बड़ा अच्छे से पैनल में स्कल्पटेड किए जाते थे। बिजी पेनोरमा ऑफ लाइफ उनकी दिखाई जाती थी, डांस म्यूजिक ये सब दिखाया जाने लगा। फिर आर्ट ऑफ स्कल्पचर में टाइम आया हाई स्टैंडर्ड ऑफ साउथ इंडिया। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज ग्रैंड स्टैचू ऑफ गुमतेश्वरा एट श्रवणा बिलगोला। अनदर एस्पेक्ट आपको इमेज मेकिंग का मिलेगा, जिनीत जो डांसिंग फिगर थी शिवाजी को नटराजा मिलते हैं। नटराजा जी का ब्रॉन्ज इमेज बहुत पॉपुलर हुआ। ठीक है, म्यूजियम्स वगैरह में रखा जाने लगा, बड़ी सारी डायनेस्टीज़ में पैटर्नाइज हुआ ये सारी चीज़ें। संस्कृत वॉज रिगार्डेड एज लैंग्वेज ऑफ हाई कल्चर, ये भी आपको पता ही है। नंबर ऑफ पॉपुलर सेंट्स आगे बढ़ने लग गए, जैसे नयनार्स जो थे वो शिवा की भक्ति करते थे, अलवर जो थे वो विष्णु की भक्ति करते थे। तमिल किंगडम और फ्लरिश होता चला गया। जो राइटिंग्स हैं शिवाइड सेंट्स की विच वर कलेक्टेड इन 11 वॉल्यूम्स में, इसका अंडर द नाम तिरुमरुमरई,
अर्ली पार्ट ऑफ 12th सेंचुरी में इसको बनाया गया। एज ऑफ कंबन है, इसको सेकेंड हाफ ऑफ द 11th एंड अर्ली पार्ट ऑफ द 12th सेंचुरी में रखा गया एंड इज़ वन ऑफ द गोल्डन एज जिसे आप कह सकते हो तमिल लिटरेचर में थी। कंबन्स का रामायणा बहुत क्लासिकल तमिल लिटरेचर का काम करता है, ठीक है। अब दो द यंगर देन तमिल, कन्नडा ऑल्सो बिकम अ लिटरेरी लैंग्वेज बन गया। राष्ट्रकूटा, चालुक्य, जितने भी आपके थे ना, बड़ा पैटर्नाइज किया उन्होंने कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा। राष्ट्रकूटा के किंग थे अमोघ वर्षा, हमने पढ़ा है उनके बारे में भी ना, रोक का बुक, उन्होंने बोक लिखा कन्नड़ में ही, पोइटिक्स भी डाला उन्होंने। बड़े सारे जैन स्कॉलर्स ने कन्नड़ा को बहुत ज़्यादा, कन्नड़ भाषा को बहुत कंट्रीब्यूट करा, लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें कई सारे महाभारता, ये सारी चीज़ें आपकी थीम्स वगैरह शुरू होने लग गई। मतलब यहाँ का कल्चर बता रहा है कि धीरे 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 फिर 8 to 12th सेंचुरी जो थी वो सिर्फ आपका देखो यहाँ पर सिर्फ रीजनल किंगडम्स ही नहीं बढ़े, बल्कि रीजनल इंटीग्रेशन भी हुआ, कल्चरल ग्रोथ हुई, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, एग्रीकल्चर बढ़ा साउथ इंडिया में, मर्चेंट्स थे, आर्टिजन्स की स्ट्रेंथ बढ़ी, क्योंकि फॉरेन ट्रेड चोलास का बहुत अच्छा था बिकॉज ऑफ बे ऑफ बंगाल और नेवल पावर ऑल्सो, ठीक है। तो गाइस दिस इज अबाउट दिस चैप्टर, विल डू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट अस नो इन द comment section. Thank you so much, have a nice day to all.